हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, सब बेहतर होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं, अधिगम। अधिगम क्या होता है, अधिगम को ही हम सीखेंगे, सीखने को इस वीडियो में सीखेंगे। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आपके हर एग्जाम के अंदर, चाहे आप कोई सा भी टेट दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो, सबके अंदर पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज दोस्तों बेहतर ढंग से अधिगम को सीखेंगे। अधिगम क्या होता है, अधिगम के जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनके बारे में, पर्यावरणीय कारक या व्यक्तिगत कारक, इनके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अधिगम का अर्थ होता है दोस्तों सीखना, यानी लर्निंग। जब कोई नई चीज़ हम सीखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो स्थायी हो, कुछ हमने सीखा, कुछ क्रिएटिव किया, तो उसे क्या बोलते हैं, अधिगम। जैसे कुछ भी सीखना, आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, ये भी एक टाइप से अधिगम है। आप खाना बनाना सीख रहे हैं, ये भी अधिगम है। आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे हैं, ये भी क्या है, अधिगम का पार्ट है, यानी लर्निंग है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जो जीवन पर्यंत चलता है। भाई अधिगम तो जीवन पर्यंत चलता है, पूरी जिंदगी चलता है। जितनी आपकी लाइफ होगी अधिगम चलेगा। कहीं आप कुछ सीखेंगे, कहीं दूसरी चीज़ सीखेंगे। भाई अगर बाइक चलाना सीख गए, उसके बाद आपने कार चलाना सीखा, उसके बाद आपने कुछ और सीख लिया, तो ये क्या है, जीवन पर्यंत चलता है। जब तक आपकी लाइफ रहेगी, कुछ ना कुछ हम लोग क्या करते हैं, सीखा करते हैं। ठीक है। व्यवहार में किसी प्रकार के बदलाव या परिवर्तन को, आपके बिहेवियर में कोई भी चेंजेस हो या आपका कुछ भी बदलाव हो, तो ये क्या है, जो अनुभव का परिणाम है, यानी एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट है, एक्सपीरियंसेस का परिणाम है। तो व्यवहार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, जैसे आप पहले सिर्फ आप अपने घर की लैंग्वेज बोलते थे, मान लिया, उसके बाद आपने सही से आपने हिंदी बोलनी सीख ली, इंग्लिश बोलनी सीख ली, आपके बिहेवियर में चेंजेस आया ना, आपके बोलने का तरीका बदल गया, तो ये क्या है, ये भी आपका अधिगम है। व्यवहार में किसी भी तरीके का, जैसे आपको सही से बैठना नहीं आता है, ठीक है, आप कहीं बड़े शोरूम में गए या बड़ी जगह पर कहीं गए, फिर वहां आपने ये सारी चीज़ें मतलब सीख कर गए कि वहां कैसे बैठना है, वहां जाके आपने अच्छे से बैठा। ठीक है। तो ये क्या है, व्यवहार में परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन हुआ तो इसे ही अधिगम कहेंगे। लैंग्वेज दोस्तों इतनी इजी रहेगी समझाने का तरीका कि कोई बच्चा भी सीख जाएगा। तो जो व्यक्ति आने वाली परिस्थिति का अलग अलग तरीके से मुकाबला करने को तैयार रहता है, उसे अधिगम कहते हैं। ये सीखना या अधिगम कहलाता है। ठीक है। अगला बढ़ेंगे भाई। सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तनों को या अस्थायी परिवर्तनों को सीखना नहीं कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि सब तरीके के व्यवहार में जो परिवर्तन हुए हैं उनको हम अधिगम कहेंगे, या अस्थायी जो कुछ समय के लिए परिवर्तन हुए हैं उन्हें सीखना कहेंगे, उन्हें अधिगम या लर्निंग नहीं कहेंगे। जैसे भाई अगर बात करूं, कोई काम आप बीमारी से करें, ठीक है, कोई डर से करें, मान लो कोई आपकी गनपट्टी पे कोई गन रख दे, गन पॉइंट पे करें, तलवार के डर से करें, ठीक है, तो डर के मारे जो आप करेंगे काम, वो अधिगम नहीं बोला जाएगा। थकान के कारण आपका काम जो करेंगे वो अधिगम की कोटि या श्रेणी में नहीं आएगा। किसी मादक पदार्थ के खाने के बाद आप जो कुछ करते हैं उसे अधिगम नहीं कहा जाएगा। या परिपक्वता आदि से हुए व्यवहार में परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अगला क्या है, अधिगम की प्रक्रिया में रुचि, प्रेरणा और वातावरण, इसका होना बहुत आवश्यक होता है, इसका विशेष स्थान होता है। जैसे मैं आपको क्लास दे रहा हूं, आपके सीटेट के लिए, आप चाहे रीट दे रहे हो, चाहे DSSS भी दे रहे हो, BPSC कुछ भी दे रहे हो, इसके लिए मैं क्लास दे रहा हूं, बराबर आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। लेकिन यहां पर आप मानिए अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या करेंगे, वीडियो क्लिक कर दिया तो थोड़ा बहुत देखेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, या तो क्लिक ही नहीं करेंगे, मतलब आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। भाई अगर आप बाइक चलाना, बाइक का एग्जांपल लें, मैं आपको कितना भी सिखाऊं, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो क्या आप सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो रुचि यानी इंटरेस्ट का होना बहुत जरूरी है आपके लर्निंग प्रोसेस में। प्रेरणा, भाई मोटिवेशन कह सकते हैं, इसका भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है। स्किनर साहब ने क्या कहा, स्किनर साहब ने कहा कि अभिप्रेरणा जो है मोटिवेशन सीखने का राजमार्ग है, मोटिवेशन सीखने का राजमार्ग है। तो ये आपके अधिगम में बहुत बड़ा एक कारण होता है, आपके अधिगम को इंप्रूव करने का। वातावरण का तो बहुत असर पड़ता है अधिगम पर। मान लीजिए कोई भी बच्चा है, उसको आप पढ़ा रहे हैं, उसके आसपास का इन्वायरमेंट गंदा है, वहाँ कुछ ऐसे गालीबाज लोग रहते हैं,
तो क्या होगा, बच्चा गाली सीखेगा, क्योंकि वातावरण कैसा है, उन गालीबाज लोगों का है। अगर वहीं पर कुछ अच्छे लोग रहते हो, मान लीजिए वहाँ पर 10 IAS लोग रहते हो, ठीक है, और वहाँ आप अपने बच्चे को रखें, वातावरण का असर पड़ेगा और बच्चा आपका वो भी IAS बन सकता है, वो भी आपका टैलेंटेड होगा, उसका भी मन वैसा ही करेगा। तो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा असर होता है। तो यहाँ पर ये सारी बातें क्लियर हो गई। अधिगम की परिभाषाओं की अगर दोस्तों बात करें तो अधिगम की परिभाषाएं, वुडवर्थ ने कहा है नवीन ज्ञान, यानी नवीन ज्ञान और नवीन जो प्रतिक्रिया आप प्राप्त करते हैं, नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या बोली जाती है, अधिगम की प्रक्रिया बोली जाती है। नवीन ज्ञान, कुछ नया ज्ञान, कुछ नया आपने सीखा, नवीन प्रतिक्रियाएं, इनको सीखने का जो एक, इससे ही क्या बोलते हैं दोस्तों, अधिगम बोलते हैं। तो यहां पर अगली जो डिफिनेशन है वो क्या है, क्रो एंड क्रो कहते हैं सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। लर्निंग क्या है, आदतों, ज्ञान यानी नॉलेज, आपका अभिवृत्तियों का अर्जन है। जब आप आदतों में सुधार करते हैं, अपनी आदतों को कुछ चेंजेस होते हैं, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन करते हैं, तो यही क्या है, क्रो एंड क्रो के अनुसार लर्निंग है, यानी सीखना है या अधिगम है। स्किनर कहते हैं कि व्यवहार में होने वाले उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। जब आपके व्यवहार में कुछ चेंजेस होते हैं, तो आपके चेंजेस क्यों होते हैं, क्योंकि आपने उन चीज़ों को सीखा है, उन चीज़ों को बेहतर ढंग से सीखा है। तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार की क्या है, लर्निंग है या अधिगम है। अगली जो डेफिनेशन है आपकी गेट्स व अन्य के अनुसार, अनुभव व प्रशिक्षण, ठीक है, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से के द्वारा होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। आपने कुछ भी अनुभव किया अपनी जिंदगी में, एक्सपीरियंस किया, उससे आपने सीखा। जैसे आपने मान लीजिए किसी भी गलती के कारण आप एक एग्जाम में फेल हो गए और फिर आपने उन गलतियों को ध्यान दिया और दोबारा अगले एग्जाम में बेहतर किया, तो यहाँ पर आपने सीखा, उन गलतियों को दोहराया नहीं, उसका अनुभव लेके सीखा और अगले एग्जाम में बेस्ट किया। तो ये क्या है, ये भी तो अधिगम है, ये भी तो क्या है, आपकी लर्निंग है। प्रशिक्षण, जैसे आपको किसी ने अच्छा सा प्रशिक्षण दे दिया, तो ये भी क्या है, ये भी लर्निंग है। तो यहां पर सारी डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई। अगला क्या है, अधिगम की विशेषताएं। अब अधिगम की विशेषताएं क्या हैं, व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम से क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, आपका बिहेवियर जो है वो चेंज होता है। उद्देश्यपूर्ण, अधिगम कैसा होना चाहिए, अधिगम का उद्देश्य होना चाहिए। जैसे आपका क्या उद्देश्य है इसे पढ़ने का, जो मैं टॉपिक करवा रहा हूं, क्या उद्देश्य है, आप टेट की या सीटेट की परीक्षा देंगे तो उसमें अच्छे से कर पाएं, बेहतर ढंग से इन चीजों को कर पाएं, तो ये है उद्देश्यपूर्ण। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी यूनिवर्सल एक प्रोसेस है। हम कुछ ना कुछ पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं से सीखते रहते हैं, हर जगह से सीखते हैं। तो क्या है, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। और 4 नंबर है आपका कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों पूरी जिंदगी चलती है आपकी अधिगम की प्रक्रिया, चाहे बालक हो, चाहे आप वयस्क हो जाएं, चाहे आप वृद्ध हो जाएं। सीखना कभी परिपूर्ण नहीं होता कोई, यानी सीखना चला करता है, आप सीखते रहते हैं, यही अधिगम है, जीवन पर्यंत सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मैथ आपको अच्छी आ गई, आपने SST पढ़ी, आपको SST आ गई तो अभी सोशल साइंस है, मतलब आपकी सोशियोलॉजी है। इस तरीके से सीखना कभी आपका पूरा नहीं होगा, सीखना चला करता है पूरी जिंदगी। अधिगम समायोजन की एक प्रक्रिया है। समायोजन मतलब एक चीज को दूसरे में फिट करना, समायोजन की प्रक्रिया है। आपने एक ज्ञान को उठाया, दूसरी जगह अप्लाई किया, यही तो समायोजन है। तो समायोजन की एक प्रक्रिया है। सीखना यानी अधिगम अनुभवों का संगठन है। यहां पर आप विभिन्न प्रकार के अनुभव इकट्ठा करते हैं और अनुभव इकट्ठा करते हैं, तो भी ये क्या है, ये सीखना है। सीखना विकास है। अधिगम से क्या होता है, अधिगम से विकास होता है, आपका डेवलपमेंट होगा, आप अलग अलग जानकारी जानेंगे, तो ये क्या है आपका, ये डेवलपमेंट है, विकास है। इसीलिए कहा जाता है सीखना क्या है, विकास है। अधिगम विवेकपूर्ण है। अधिगम क्या है, विवेकपूर्ण है। अधिगम खोज करना है। भाई सीखेंगे तो आप नई नई तरीके इजाद करेंगे, किसी भी समस्या को सॉल्व करेंगे, नए नए तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये क्या है, अधिगम क्या है, खोज करना है। अधिगम नवीन कार्य करना है। अधिगम यानी सीखकर आप नए नए कार्य कर सकते हैं। कोई भी नया कार्य करेंगे, अगर आपको नॉलेज है तभी तो करेंगे। तो अधिगम क्या है, नवीन कार्य करना है, किसी भी नए कार्य को करना, ये अधिगम के द्वारा ही संभव है। अब आते हैं आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक।
कुछ होते हैं आपके व्यक्तिगत कारक, कुछ होते हैं आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड कारक, जिसमें आपका शिक्षार्थी से संबंधित व्यक्तिगत कारक है। इन्वायरमेंट यानी पाठ्यवस्तु, आपका कॉलेज का वातावरण कैसा होना चाहिए, स्कूल का वातावरण, ये सारी चीज़ें, या टीचर कैसा होना चाहिए। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? शिक्षार्थी से संबंधित कारक, ये आपका क्या हो जाएगा? अधिगम को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हो सकते हैं शिक्षार्थी से संबंधित। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित करता है। अगर बच्चे का शरीर अच्छा है, यानी वो आपका हेल्दी है, तो क्या होगा? अधिगम उसको अच्छा होगा। अधिगम वो अच्छे तरीके से लर्निंग करेगा, बेहतर ढंग से चीज़ों को सीखेगा। अगर उसका मानसिक स्वास्थ्य सही है, वो आपका मेंटली फिट है, तो चीज़ों को अच्छे से सीख पाएगा। मैथ्स के फार्मूलों को या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप सिखाना चाह रहे हैं वो अच्छे से सीखेगा। सोचो अगर किसी का मानसिक स्वास्थ्य ना सही हो और उसे पढ़ाया जाए, लर्निंग उसे कराई जाए, तो क्या होगा? नहीं सीख पाएगा। तो यहाँ पर ये आपका कारक हो गया एक परिपक्वता, मैच्योर होना जरूरी है बच्चे का, यानी परिपक्वता कुछ चीज़ों के प्रति होना जरूरी है। परिपक्व होना बहुत जरूरी है कि चीज़ों को समझे, अच्छे ढंग से सीखे, तो परिपक्वता का भी बहुत बड़ा रोल है अधिगम के लिए। आपका सीखने की इच्छा, बच्चे के अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अगर सीखने की इच्छा नहीं, बच्चा एक्टिव नहीं है, तो कैसे सीखेगा? तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं ज़बरदस्ती आपसे कहूँ कि पूरा वीडियो देखिए या इसमें जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आप करिए, अगर आपके अंदर इच्छा है तो, अगर मैं नहीं बोलूँगा तो भी करेंगे, बोलूँगा तो करेंगे ही, ठीक है? तो वो आपका अभिप्रेरणा हो जाएगी। लेकिन नहीं बोलूँगा तब भी आप कर रहे हैं, तो आपके अंदर सीखने की इच्छा है, प्रेरणा, ठीक है? तो 4 नंबर आपका प्रेरणा हो गया, ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। अच्छी प्रेरणा मिली तो अधिगम अच्छा होगा। बुरी प्रेरणा मिली, बुरी संगत मिल गई, प्रेरणा बुरी मिल रही है, तो क्या होगा? अधिगम प्रभावित होगा। विषय सामग्री का स्वरूप, ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। भाई विषय सामग्री जो है उसका स्वरूप भी क्या करेगा? अधिगम को प्रभावित करेगा। सीखने का उचित वातावरण, बच्चे के सीखने के लिए उचित वातावरण का होना जरूरी है, इन्वायरमेंट का होना जरूरी है। जैसे मैंने कहा था, एक बच्चे को आप कुछ भी बनाना चाहते हो, लेकिन आसपास का इन्वायरमेंट आपका गंदा है तो वो नहीं बन पाएगा। यही आपका इन्वायरमेंट अच्छा है तो बच्चा अच्छा कर जाएगा। शारीरिक व मानसिक थकान भी क्या करती है? अधिगम को प्रभावित करती है। बच्चा अगर शारीरिक रूप से थका है, मान लीजिए आपने कोई कार्य किया, आप थके हुए हैं और आपको सामने वाला पढ़ा रहा है, आपको सिखा रहा है कुछ, आप सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। तो ये क्या है? शारीरिक थकान हो या मानसिक थकान, आप मेंटली आपका थके हुए हों तो क्या होगा? सीख पाएंगे? नहीं सीखेंगे। तो ये भी क्या है? अधिगम को प्रभावित करने का कारक है। सीखने की विधि, ये आपका हो गया। सीखने की विधि जो प्रोसेस है वो अगर अच्छा है तो बच्चा अच्छे तरीके से सीखेगा। तो ये क्या हो गया? ये भी एक कारक हो गया। अध्यापक तथा सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक और सीखने की प्रक्रिया, अगर दोनों ये अच्छे हैं तो आपकी लर्निंग अच्छी होगी। नहीं अच्छे हैं, अध्यापक आपका अच्छा मतलब ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ों को समझा सकता है, तो क्या होगा? लर्निंग प्रभावित होगी। बुद्धि अभ्यास, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ को एक बार देख लिया और उसके बाद 8 दिन के बाद आपने उस चीज़ को 1 मिनट के लिए खोला, तो क्या आप उसे सीख जाएंगे? तो परमानेंट आपको क्या करना होगा? कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस करनी होगी, कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये भी अधिगम को प्रभावित करने का एक कारक है। अगला बढ़ेंगे। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इच्छानुसार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगला क्या है? शिक्षक से संबंधित कारक। अब यहाँ इन्वायरमेंट पे आ गए, व्यक्तिगत कारक हो गए बच्चे के। अब यहाँ आए हैं हम किस पर? शिक्षक से संबंधित कारक। विषय का ज्ञान, भैया अगर शिक्षक मान लो आपको मैथ्स पढ़ा रहा है, ठीक है, मैथ पढ़ा रहा है, या मैं आपको सीडीपी इस समय पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे नॉलेज नहीं होगा, ठीक है, तो क्या मैं आपको बता पाऊंगा? क्योंकि वीडियो में बोलना बहुत आसान काम नहीं है, ये आपको तुरंत माइंड से आपके निकलना चाहिए। जितने भी टीचर पढ़ाते हैं सब बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? शिक्षक को उस विषय का ज्ञान होना चाहिए। मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ तो अगर मुझे a+b का होल स्क्वायर नहीं आ रहा तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? तो ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को विषय का, अपने विषय का जो आपको पढ़ा रहा है, बेहतर ज्ञान होना चाहिए, तभी तो वो समझा पाएगा। शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक दोस्तों क्या है? रिगिड नहीं होना चाहिए, रूड नहीं होना चाहिए, यानी शिक्षक ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत कड़ा स्वभाव है। तो यहाँ पर शिक्षक का व्यवहार भी क्या करता है? ये भी एक कारक है। अगर शिक्षक का व्यवहार अपने बच्चों के प्रति, अपने छात्रों स्टूडेंट्स के प्रति अच्छा है तो बच्चे अच्छे तरीके से सीखेंगे, उससे डरेंगे नहीं अपने शिक्षक से, बल्कि उन चीज़ों को पूछेंगे, 2 बार पूछेंगे, ठीक है।
व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान, यानी इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है उनका ज्ञान होना चाहिए। कोई आदमी कैसा भी है, मान लीजिए कोई काला है, कोई गोरा है, या मान लीजिए कोई किसी बैकग्राउंड से है, कोई किसी बैकग्राउंड से है, कोई एससी है, कोई एसटी है, जनरल है, ठीक है। तो इन चीज़ों का उसे ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि आपके कास्ट के या किसी भी बेस पे भेदभाव होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो व्यक्तिगत भेदों का भी शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, यानी जो आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड भी चीज़ें, उससे रिलेटेड क्रियाएं, एक्टिविटी करवाइए। ऐसा नहीं कि पढ़ा पढ़ा के बोर कर दीजिए, एक्टिविटी कराएंगे, बच्चा प्रसन्न होगा तो वहाँ पर अधिगम अच्छा होगा। नहीं तो ये भी एक अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है शिक्षक से संबंधित। शिक्षण विधि और पुनर्बलन, शिक्षण विधि यानी पढ़ाने का आपका तरीका, और पुनर्बलन आपका पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट। अगर बच्चा कुछ अच्छा करता है, ठीक है, पुनर्बलन मतलब अच्छा कुछ कर रहा है अगर बच्चा, तो उसकी तारीफ किया जाए, पॉजिटिव पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव दिया जाए। अगर दोस्तों अगर कुछ उससे गलती हो जाती है तो निगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाए। तो पुनर्बलन क्या होता है, बच्चे ने एक क्वेश्चन लगाया, आपने तारीफ कर दी, बच्चे को क्या मिला, पुनर्बलन मिला, तो यहां पर बच्चा अच्छे से सीखेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके टीचर रिलेटेड जो फैक्टर हैं। अगला बढ़ेंगे, अगला है आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड। क्या है इसमें भाई, वातावरण से संबंधित कारक। विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, विद्यालय का वातावरण ऐसा हो जिसमें बच्चा अच्छे से पढ़ सके। ये नहीं बच्चे गेट कूद के जा रहे हैं, या बच्चों ने दीवार गिरा दी है और उसके बीच से कूद के जा रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे आपके स्कूल हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चे दीवार कूद के चले जाते हैं, जंप मार देते हैं। तो यहाँ पर विद्यालय का वातावरण भी अधिगम के स्वरूप होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, अन्यथा क्या होता है, अधिगम बाधित होता है। कक्षा में छात्रों के बैठने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। यह नहीं कि एक बच्चा बैठने के चक्कर में लड़ाई हो रही है, बैठने के चक्कर में कोई किसी का बैग फेंक रहा है, तो ये क्या होगा, ये भी अधिगम को बाधित करेगा। तो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। परिवार का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप स्कूल भेज रहे हैं बच्चे को और आशा कर रहे हैं कि बच्चा स्कूल जाकर IAS बनेगा या आपका सरकारी अध्यापक बन जाएगा। परिवार का वातावरण अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर अगर विद्यालय से आप अपेक्षा रखते हैं तो आपका परिवार, मान लीजिए विद्यालय में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है और परिवार में गाली गलौज हो रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, परिवार के साथ ज़्यादा टाइम रहता है तो परिवार का ही सीखेगा, फिर गालीबाज बनेगा और IAS तो नहीं बन पाएगा। तो परिवार का जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा आपका इन चीज़ों को बाधित करता है या इन चीज़ों को आगे बढ़ाता है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक, विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता। यहाँ पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक क्या है, विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता, यानी आप जो विषय वस्तु है वो कैसी है, मीनिंगफुल है या नहीं है, मीनिंगफुल है तो ही आपका अधिगम होगा। पाठ्यक्रम की संरचना व प्रकृति, यानी संरचना कैसी है और प्रकृति कैसी है। ऐसा नहीं है कि बहुत आपका पाठ्यक्रम हाई फाई दे दिया तो वहाँ पर क्या होगा, बच्चा क्या होगा, देख के पाठ्यक्रम को डर जाएगा, सिलेबस को देख के डर जाएगा, तो उसे कैसे करेगा। तो यहाँ पर जरूरी है कि पाठ्यक्रम की संरचना और प्रकृति क्या है, छात्र के अनुकूल होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि छात्र अच्छे से स्टूडेंट्स सीख सकें। विषय वस्तु का क्रम, आकार व मात्रा। विषय वस्तु का क्रम और उसका आकार, मात्रा भी क्या है, ये भी एक कारक है। अभ्यास का उचित विभाजन, मान लीजिए आपकी एक्सरसाइज है, उचित विभाजन करके दीजिए। जैसे आपकी एक बुक है उसमें 16 चैप्टर हैं, अब बच्चे को अगर आपने सीधे 16 चैप्टर दे दिए तो क्या होगा, बच्चा डर जाएगा, वो तैयार नहीं कर पाएगा। वही आप अगर इसे 4-4 के यूनिट में बांट देते हैं, 4-4 के यूनिट में, कि बेटा एक महीने में आपको 4 चैप्टर और दूसरे महीने में फिर 4, तीसरे में फिर 4 और चौथे में फिर 4, ऐसे करने हैं, तैयार करने हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लर्निंग बेस्ट होगी, बच्चे का भी मन लगेगा, अरे 4 ही चैप्टर तो हैं, ठीक है। तो ये भी एक आपका कारण हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको, ये आपका पूरा वीडियो नहीं है, यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट है, आपको कल सेकंड पार्ट मिलेगा जिसमें आपको अधिगम वक्र, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम पठार, ये सारी चीज़ें करवाऊंगा सेकंड वीडियो में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी उस वीडियो में डाल दूंगा जो आपके इस तरीके से इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपके इसी के सेकंड वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, तैयार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जय हिंद, वंदे मातरम।